गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा डिस्कस हो रहा था। एक्चुअली पॉइंट ये है कि एक महिला की 2001 में एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब ये आगे मुद्दा गया कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग कि भाई महिला की डेथ हुई है तो पैसा मिलना चाहिए कॉम्पनसेशन बदले में। तो अलग अलग स्टेजेस पे गया। अब यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा था ना, तो जो महिला के हस्बैंड थे और उनके बच्चे थे, उन्होंने एक बात बोली कि यार देखो कि जो महिला है वो यहाँ पर होम मेकर के तौर पे थी, राइट। तो डेफिनेटली उनका जो कंट्रीब्यूशन घर के लिए और इवन अगर हम बात करें देश के लिए बहुत ज्यादा है, तो एक्चुअली कंपनसेशन उनको ज्यादा मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि देखो यार, जो होम मेकर्स होते हैं ना, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो हाउस वाइफ जो शब्द है ना, वो सही नहीं है। इसकी जगह जो शब्द होना चाहिए वो होना चाहिए होम मेकर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि होम मेकर सिर्फ महिला नहीं होती, वो हो सकता है पुरुष भी हो। कोई भी जो घर को संभालता है, घर की देखरेख करता है, घर को मैनेज करता है, वो होम मेकर होना चाहिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ महिला की नहीं है, ये जिम्मेदारी उस पुरुष की भी है जो उस घर के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यार देखो, हम लोग ना होम मेकर्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। होम मेकर्स तो एक्चुअल में हमारे देश को बिल्ड करते हैं, राइट। तो इनका जो काम है, वैसे तो देखो उनको वर्थ लगाना, उसको पैसे के साथ तोलना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी कम से कम 30 रुपया प्रति महीना तो इनका जो काम है वो होना ही चाहिए। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट वो काम करते हैं उसके साथ अगर हम मॉनेटरी टर्म्स को यहाँ पे अटैच करने की कोशिश करें, सो इतना तो कम से कम आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यार देखो, ये अनपेड लेबर नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम कंपनसेशन देंगे जैसे इस वाले केस के अंदर, तो उसमें ये भी हम कंसिडर करेंगे कि हाँ, जो महिला की यहाँ पे डेथ हुई है उस वजह से बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिला, हमारे देश को भी और उस फैमिली को भी। तो इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे आगे से, जो भी हम यहाँ पे केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड्स टू सच इश्यूज, राइट। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप हम देखने को मिल सकता है। पहली बात तो ये नाम चेंज करने की जो बात की गई है कि हाउस वाइफ ना यूज करो, उसकी जगह होम मेकर इस्तेमाल करो। एंड दूसरी बात ये है कि जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते थे महिलाओं का काम, अब वो फॉर ग्रांटेड यहाँ पे नहीं रहेगा। आप लोग क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में? आप लोग जरूर कमेंट्स में मुझे बताना। दोस्तों, डेट है आज की 12 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो 2027 का फाउंडेशन बैच है प्रहार और 2028 प्रारंभ जो बैच है, सॉरी, संकल्प, ये दोनों आपको कंबाइंड फॉर्म के अंदर यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर मान लो 27 की आप तैयारी कर रहे हो या 28 की करना चाहते हो, तो आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन में आपको बैचेस मिल रहे हैं ये सबसे शानदार आपके लिए रहेंगे। ये बैचेस आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल हैं और प्रतिज्ञा दिवस के मौके के ऊपर बहुत ही कम दाम के अंदर आपको दोनों बैचेस ये मिल जाएंगे। उसी तरह से जो 2029 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रारंभ बैच है। और यहाँ पर ये जो बैच है अभी प्रतिज्ञा दिवस के मौके पे 1 साल की एडिशनल वैलिडिटी के साथ यहाँ पर आ रहा है। तो बिल्कुल हर एक चीज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू यहाँ पे कवर हो जाता है। और ये जो प्रारंभ बैच है ये इंग्लिश और हिंदी तीनों माध्यम में अवेलेबल है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए, पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है राज्यसभा नॉमिनेशन के बारे में। देखो, अभी करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है उस पर मैं 2 मिनट बाद आऊंगा। पहले कुछ स्टैटिक पोर्शन में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो नोटिस करो कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 80 की, तो वहां पर बात हुई है कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो 250 मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें से 238 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट्स और यूटी से आते हैं, और बाकी जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली चूज किए जाते हैं, जिन्होंने लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस के अंदर बहुत शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है, राइट। अब जो आपके इलेक्ट करने की बात है ना राज्यसभा के मेंबर, तो प्लीज यहाँ पे समझना कि जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो यहाँ पर चूज करते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो एमपी मध्य प्रदेश के जो, चलो मध्य प्रदेश छोड़ो कोई और ले लो, जैसे महाराष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र के जो एमएलएज होंगे, जो इलेक्टेड एमएलएज होंगे, वो यहाँ पर चूज करेंगे कि आखिर उस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा राज्यसभा के लिए, राइट।
तो इस तरह से ये पूरा पूरा प्रोसेस यहाँ पे काम करता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, राज्यसभा फॉलो करता है ओपन बैलेट सिस्टम। यहाँ सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होती है, तो आपको अपना वोट दिखाना होता है कि आप किसको वोट कर रहे हो। तो इससे ना हमें पता लग जाता है कि अच्छा यार देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कांग्रेस के एमएलएज हैं कुछ, ठीक है ना, तो वो दिखाएंगे कि मैंने वोट किसको दिया, तो कांग्रेस को ही देंगे ऑब्वियसली। अगर सीक्रेट बैलेट होता ना तो हो सकता है कि ये किसी और को, बीजेपी पार्टी के मेंबर को वोट कर देंगे। तो इसके लिए ना हमें पहले से एक आइडिया होता है कि कौन पार्टी का कौन बंदा जीतने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ओपन बैलेट सिस्टम है और हम चाहते हैं कि अच्छा कोई बंदा अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट ना करे, इसलिए ओपन बैलेट हमने यहाँ पे कर रखा है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है यहाँ पे ऑलरेडी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, राइट। और यहाँ पर जो सिस्टम फॉलो होता है, इट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप लोगों ने अपनी बुक्स के अंदर ये चीज पढ़ी होगी। होता क्या है ना कि जो भी पार्टी होती है यहाँ पे, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो सीट्स हैं वो एलोकेट की जाती हैं। तो अगर कोई छोटी पार्टी भी है पर अगर उसके पास सफिशिएंट वोट्स हैं तो वो भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अपनी हो सकती है उस चीज की भी। एक सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स या जो कोटा होता है उसको चाहिए होता है इलेक्ट होने के लिए, राइट। तो ये तो बात होगी इसके इलेक्शन की। पर आपको ध्यान ये रखना है कि एक इंसान खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि सिर्फ सीरियस लोग या इस इलेक्शन को यहाँ पे लड़ पाएं। इसीलिए अगर किसी पर्सन को अप्लाई करना है तो उसको कम से कम 10 एमएलए उस स्टेट के, या फिर टोटल एमएलए जितने भी है उसका 10%, जो भी कम होगा वो नंबर यहाँ पे उसको स्टार्टिंग में ही उसका एप्लीकेशन पेपर उससे साइन होना चाहिए। यानी कि मान लो जैसे किसी स्टेट में मान लो 70 एमएलए हैं, तो 70 का 10% कितना होता है? 7। ठीक है, तो ये 7 या फिर 10, इनमें से जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन सा? 7। तो 7 एमएलए का यहाँ पे पेपर से साइन होगा, तभी जाके उसके एप्लीकेशन को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, राइट। पर इसमें ना कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कभी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। पहले जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाएंगे, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसके अंतर्गत बात करी गई है डिस्क्वालिफिकेशन की। उसी तरह से संविधान के अंदर भी बात करी गई है डिस्क्वालिफिकेशन की। एक तो होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए, अगर कोई पर्सन है जो पेड जॉब लेके रखा हुआ है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, जिस वजह से वो बायस्ड हो सकता है, तो वहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ जाता है एंड उसको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई कोर्ट एक पर्सन को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दे, या फिर अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि वो इंसान बैंकरप्ट हो चुका है, उस केस में भी उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा अगर उन्होंने अपनी सिटीजनशिप लूज कर दी है, उसको वॉलेंट्री गिव अप कर दिया है, या किसी दूसरी कंट्री के लिए यहाँ पे लॉयल्टी प्लेज कर दी है, तो उस केस में भी उनकी जो सदस्यता है वो डिस्क्वालीफाई यहाँ पे हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें उनके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है सीरियस वाले, जैसे सेक्शन 8 ऑफ आरपी एक्ट यहाँ पे इसकी बात करता है, राइट। अगर 2 या 2 साल से ज्यादा के लिए आपको कोई चार्जेस के लिए आपको गिल्टी यहाँ पे किसी कोर्ट ने प्रूव कर दिया है, तो उस केस में आपका यहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस जो सेक्शन 8A के अंतर्गत आती हैं, कुछ फ्रॉड, ब्राइबरी, या फिर वोटर्स को फेयरली ना ट्रीट करना प्रीवियस इलेक्शंस में, ये सारी चीजें करप्ट प्रैक्टिस के अंदर आती हैं, तो यहाँ पर भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 10A जो है उसके अंदर बात हुई है कि अगर आपने कितना खर्चा किया इलेक्शन कैंपेन के अंदर, उसको आपने सही ढंग से नहीं बताया, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड सिमिलरली आपका जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून, ये तो आप सबको पता ही है कि अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वॉलेंटरली छोड़ देते हो, ठीक है ना, या फिर अपनी पार्टी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाते हो, तो वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपनी सीट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये सारी बातें जो मैंने अभी तक डिस्कस करी वो थी डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। अभी जो मैं दूसरा मुद्दा बात करूंगा वो होगा रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। देखो डिस्क्वालिफिकेशन अलग चीज है। नॉमिनेशन के पेपर्स जो मैंने बताया था ना कि अगर आपको अपने आप को नॉमिनेट करवाना है उसके लिए या तो 10 एमएलए चाहिए या फिर 10% ऑफ द सीट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है ना, वो चाहिए। तो अगर आपने पेपर दिया और आपका पेपर ही रिजेक्ट हो जाए, पॉइंट आता है कि पेपर क्यों रिजेक्ट होगा। कई कारण है इसके पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चुनाव लड़ना है ना, तो उसके लिए आपको फॉर्म 26 फिल करना होता है। इसमें पूरा का पूरा आपका बैकग्राउंड डिटेल्स होती हैं, आपकी कितनी वेल्थ है, क्या क्या फैमिली एसेट्स है, कितना लोन ले रखा है, कहाँ से पढ़ाई करी है, कोई पेंडिंग पुलिस केस या कोर्ट केस तो नहीं है आपके ऊपर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते।
अगर कोई चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल NA लिख दीजिए, पर आप इस चीज को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर खाली छोड़ेंगे और जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है उसको लगता है कि नहीं आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो आपके एप्लीकेशन को वो फाड़ सकता है, यानी कि उसको साइड कर सकता है। राइट। अगर आपने MLS के जो साइन करवाने थे, अगर वो वैलिड सिग्नेचर नहीं है, जेन्युइन सिग्नेचर नहीं है, तब भी यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट करने से मना किया जा सकता है। इसके अलावा आपको ना फीस पे करनी पड़ती है इलेक्शन लड़ने के लिए। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10,000 और आपके SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5,000 ये होती है। अगर आपने इसको पे नहीं किया तो भी आपका जो कागज हैं वो आपके रिजेक्ट किए जा सकते हैं। फिर एक आपको ऑफिशियल ओथ लेनी पड़ती है, अगर आपने वो नहीं ली तो वो भी आपका कैंडिडेचर को जो यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है। अभी पता क्या हुआ है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां से मीनाक्षी नटराजन जो कि कांग्रेस की एक नेता है, इन्होंने यहां पर चुनाव लड़ना था। ठीक है, इनके पास सब कुछ था, सारे प्रॉपर वैलिड सिग्नेचर्स थे, MLA इनको सपोर्ट भी कर रहे थे, और देखो नंबर ऑफ MLA के हिसाब से ये आराम से जीत जाती, कोई दिक्कत आती ही ना। बट हुआ पता क्या कि जो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने यहाँ पे इनका पर्चा ही रिजेक्ट कर दिया। सवाल आता है क्यों? देखो एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, तेलंगाना स्टेट के अंदर इनके ऊपर, मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर एक नोटिस, एक प्राइवेट कंप्लेंट केस जो है वो यहाँ पे दर्ज हुआ था, और कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया था, कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, केवल और केवल एक नोटिस इशू हुआ था। तो यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि भाई इन्होंने अपने अगेंस्ट जो केसेस हैं वो दिखाए ही नहीं, इसीलिए मैं इनका पर्चा कैंसिल कर रहा हूं। अब ये बहुत मुद्दा बन गया, क्यों? क्योंकि देखो एज पर द लॉज, अगर आपके अगेंस्ट कोई केस है, उसमें कोई चार्जशीट, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ हो रखा है, तब आपको उसका प्रूफ देना यहाँ पे कंपलसरी है, तब आपको वो कागजों मेंशन करना जरूरी है। यहां पर इस वाले केस में जो तेलंगाना के अंदर यहाँ पे चला है ना मुद्दा, इसमें केवल और केवल एक नोटिस इशू हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने अपनी डिटेल्स नहीं दी, ऐसा मीनाक्षी नटराजन जी का कहना है। तो ये सारा मुद्दा चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी गई है बोलने के लिए कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने किया है वो बिल्कुल गलत किया है। तो लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या कहता है, बट इस वजह से ये न्यूज में था। एक दो बातें आपको और ध्यान में रखनी है यहाँ पे, कि कुछ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। जैसे एक 2002 का बहुत ही फेमस केस है ADR केस, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो जो लोग हैं ना, उनके पास ये जानने का हक है कि भाई जो हमारे नेता हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, किसके अगेंस्ट कितने केसेस चल रहे हैं, किसने कितनी पढ़ाई कर रखी है, किसने कितनी वेल्थ है, वो हर एक चीज जानने का हक आम जनता को है। तो ये आर्टिकल 19(1) से यहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड है। इसके साथ साथ 2013 का केस है, रिसर्जेंस इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन। यहां पर भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आप अपने बॉक्सेस को खाली नहीं छोड़ सकते फॉर्म 26 के अंदर। अगर कोई चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आप उसको निल लिख दो, नॉट एप्लीकेबल लिख दो, पर आपने उस बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। क्योंकि कई बार लोगों को लगता था, नेता पता क्या करते थे, उन्होंने सोचा कि यार मैंने बॉक्स खाली छोड़ दिया, मैंने डिटेल नहीं दी, डिटेल देनी है, आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर वो चीज अप्लाई नहीं होती, आपके नॉट एप्लीकेबल लिख दो, खाली क्यों छोड़ रहे हो? ऐसे ही आपका बात करें 2019 का केस है सतीश शुके केस। इसके अंदर भी बात करी कि अगर आपने जानबूझ के कोई अपना पेंडिंग क्रिमिनल केस छुपाया तो ये इलीगल है और इसको हम करप्ट प्रैक्टिस के तौर के ऊपर यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और अगर ऐसा हुआ और मान लो आप जीत भी गए ना, तो पूरा का पूरा इलेक्शन यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने धोखे से यहाँ पे अपना इलेक्शन जो है वो जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है डार्क पैटर्न्स के बारे में। डार्क पैटर्न्स इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। देखो डार्क पैटर्न ना आज के समय बड़े ही कॉमन हो गए हैं। सर क्या होता है डार्क पैटर्न का मतलब? देखो कई बार ना आप लोग कहीं पर से कोई चीज खरीदते हो, मान लो कोई भी प्लेटफॉर्म, Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, कहीं से भी, और भी जो आपके अलग अलग प्लेसेस होते हैं। तो होता पता क्या है, जब भी आप इनसे कुछ खरीदते हो या इवन आपका नेटफ्लिक्स या कुछ भी ऐसा कुछ खरीदते हो ना, तो कई बार पता क्या होता है, आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है, उसका दाम दिखाया जाता है मान लो 599, पर जैसे ही आप आगे उसको पेमेंट की तरफ आप आगे चलते हो, वहां पर अचानक उसका दाम बढ़ जाता है, अचानक उसका दाम आपको ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत सारे हिडन चार्जेस आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये सारी चीजें डार्क पैटर्न के अंतर्गत आती हैं।
बेसिकली यूजर को कुछ ऐसा करवाने की कोशिश करी जाती है जो वो करना नहीं चाहता था। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। मैं आपको समझाता हूं। देखो अभी ना रिसेंटली मैं एक शर्ट देख रहा था, मैं सोच रहा था मैं खरीदूं या ना खरीदूं। इतनी देर में ना मेरी स्क्रीन के ऊपर मैसेज आया, उसमें लिखा था लास्ट शर्ट रिमेनिंग, सिर्फ एक शर्ट बची हुई है, अगर लेनी है तो फटाफट ले लो। अब इस चक्कर में मैंने भी फटाफट ले ली कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी शर्ट बची है कहीं ये भी खत्म ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि उनके पास सिर्फ आखिरी शर्ट बची थी, पर उन्होंने ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करी कि मुझे अभी के अभी तुरंत के तुरंत यह शर्ट खरीदनी पड़ेगी। बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारी कन्वीनियंस फीस, बहुत सारे सर्विस चार्जेस यहाँ पे लगा दी जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऑनलाइन ना खाना ऑर्डर करते हैं लोग, यहाँ लिखा होता है कि अच्छा ये डिश 299 की आ जाएगी। जब उसको पेमेंट करने जाते हैं पता नहीं क्या क्या डिलीवरी फीस, ये फीस, वो फीस, ये फीस, वो करते करते वो चीज 500 रुपए की हो जाती है। ये हिडन चार्जेस होते हैं। फिर अगर आपको कोई चीज आपने खरीदनी है, मान लो आपने सब्सक्राइब करनी है, तो सब्सक्राइब करने के लिए तो बड़ा बड़ा लिखा होता है सब्सक्राइब हियर, सब्सक्राइब हियर, सब्सक्राइब हियर। जब आप उसको अनसब्सक्राइब करने की कोशिश करोगे तो पता नहीं कहाँ छोटा सा कोई यहाँ 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 जा जाके वहां जाके अनसब्सक्राइब लिखा होता है। इसको बोलते हैं फोर्स्ड एड ऑन्स। कई बार आपका ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस वहां पे सिलेक्ट हो जाता है। आप कई बार ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग करते हो ना, वहां इंश्योरेंस कई बार ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। तो ये भी अपने आप में एक तरह का क्या है, दिस इज ऑल्सो अ डार्क पैटर्न। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन ट्रैप भी हो जाता है इस तरह से। बाकी कंफर्म शेमिंग होती है, जैसे कई बार होता है ना कि मान लो आपने सोचा कि यार मैं इंश्योरेंस क्या ही लेके करूंगा, मान लो आपने ऐसा सोचा, वहां आ जाता है आर यू श्योर यू डोंट वांट टू सेव मनी, या फिर आर यू श्योर यू डोंट केयर अबाउट द सिक्योरिटी। तो आपको ना जानबूझ के गिल्ट में डालने की कोशिश की जाती है, आपको बुरा इंसान यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे सारी की सारी डार्क पैटर्न के अंतर्गत आती हैं। अब 2023 में हमारा जो सीसीपी है ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने इस तरह के 13 अलग अलग प्रकार के डार्क पैटर्न यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए, इनको यहाँ पे रेगुलेट करने की कोशिश करी ताकि आम जनता को इन चीजों से बचाया जा पाए। अभी पता क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आई है डेटम इंटेलिजेंस के द्वारा। इसने यहाँ पर ये बताया है कि हर साल जो आम जनता है ना, वो लगभग 25,000 से 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलती है। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस की वजह से लोगों को वो चीजें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनको खरीदनी ही नहीं होती। समझ रहे हो, इनको बोलते हैं डार्क पैटर्न। तो क्या है, मैन्युपुलेटिव है एक तरह के, जो कंज्यूमर चॉइस को डिस्टॉर्ट करते हैं, उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लेते, और इसकी वजह से उनको यहाँ पे नुकसान होता है। दीज आर कॉल्ड एज डार्क पैटर्न्स। और क्या लिखा है यहाँ पर, उन्होंने कुछ और डिटेल्स भी दी हैं, जैसे लगभग 88% भारत के जो ऑनलाइन बायर्स हैं उनको हर महीने लगभग 100 रुपए का नुकसान हो जाता है इस तरह की प्रैक्टिस की वजह से। हिडन चार्जेस बढ़ते ही जा रहे हैं, ज्यादातर कस्टमर्स ने ये बोला। फिर फोर्स्ड यूजर एक्शन। फोर्स्ड यूजर एक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है कहीं से। अब पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपसे बोला जाता है कि आप अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपने पिताजी का नाम, अपने दादाजी का नाम और अपने पड़ोसी का नाम अपना बताइए। अब मुझे बताओ इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ये सारी डिटेल्स क्यों चाहिए भैया आपको? क्यों चाहिए आपको? ये करवाई जाती है जानबूझ के। एक बेसिक फीचर को एक्सेस करने के लिए उससे पर्सनल डेटा शेयर करवाया जाता है। ये होता है फोर्स्ड एक्शन। तो 73% प्लेटफॉर्म्स आज के समय ऐसे हैं जो फोर्स्ड एक्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनसे परचेजेस, सब्सक्रिप्शन और अलग अलग प्रकार की सर्विसेज यहाँ पे करवाई जाती हैं। राइट। अब लोगों ने यहाँ पे ये भी बोला कि भाई हमें यार पता तो है इन सब चीजों के बारे में। 81% लोगों ने बोला भाई हमें पता है, हम अवेयर हैं इन चीजों के बारे में, पर फिर भी हम हमसे ना मैनिपुलेट हम हो जाते हैं। मतलब लोगों को जानकारी है पर लोग तब भी बेवकूफ बन जाते हैं। ऐसा यहाँ पे मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पे ये डेटा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है। फिर 74% ऑफ लोगों ने ये बोला कि यार अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म हो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो पूरी तरह से, ये फालतू हमारे साथ गड़बड़ी करने की कोशिश ना करें, तो हम वहां से चीजें खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, भले ही उनके दाम थोड़े ज्यादा भी क्यों ना हो। राइट। तो ये कुछ बातें थी डार्क पैटर्न के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है 126th मार्टिन डे ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में आप जानते होंगे, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था एंड इनकी जो डेथ थी वो 9 जून 1900 को हुई थी। तो अभी इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। तो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं झारखंड के अंदर, उन्होंने बोला कि हम इनकी जो लेगेसी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एक और आवाज भी उठी यहाँ पे, वो थी कि भाई देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो है तो ट्राइबल,
पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया है या इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो यहाँ पे इन धर्मों में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको एसटी से हटा देना चाहिए। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है, हम इसके उसमें नहीं जाएंगे कंट्रोवर्सी के अंदर, पर हाँ भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में हमें सारी बातें क्लियरली पता होनी चाहिए। तो कुछ फैक्ट्स जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनका जन्म जो था 1875 में हुआ था। एक गांव है उली हाटू के नाम से, जो कि खुंटी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इन्होंने नोटिस करो आप यहाँ पे कि इनकी जो जन्म तिथि होती है 15 नवंबर, उसको हम बिरसा मुंडा जयंती के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर इसको हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के नाम से भी हम यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज के समय जो इनका जो जन्म स्थान है ना खुंटी, वो दरअसल में झारखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। अब इन्होंने ना बिरसायत का जो फेथ था उसको फाउंड किया। अब बिरसैत में क्या था, एनिमिज्म। एनिमिज्म वर्ड समझना, एनिमिज्म का यहाँ पे अर्थ होता है कि आप एनिमल को, प्लांट को, नेचुरल फिनोमेना को, उन सबको यहाँ पर आप पूजते हो, आप मानते हो कि उनके अंदर भी आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो वही इन्होंने यहाँ पे बात करी, और साथ साथ इन्होंने बोला कि हमें एक भगवान की यहाँ पे पूजा करनी है, जो इंडिजिनस बिलीव है उनमें हमें अपना जो विश्वास है यहाँ पे कायम रखना है। इनफैक्ट अगर हम बात करें झारखंड स्टेट की, तो वो भी दरअसल में इनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 15 नवंबर के दिन ही उसको क्रिएट किया गया था। इनको धरती आबा, फादर ऑफ द अर्थ, या भगवान के नाम से भी यहाँ पे जो लोग हैं वो जानते हैं। इनका जो विजन था वो था आदिवासी डिसुम का, बेसिकली हमारा खुद का रूल होना चाहिए, ऐसा ये मानते थे। 19वीं सदी के अंदर, ठीक है, इन्होंने मुंडाइज्म, किसांगिज्म या फिर बिरसायत फेस यहाँ पे स्टार्ट किया, ताकि मुंडा कस्टम और बिलीफ को यहाँ पे बचाया जा सके। अब देखो ब्रिटिशर्स के तो अगेंस्ट थे ही थे, पर ये डीकूस, डीकूस कौन होते हैं, आउटसाइडर, जो बाहरी लोग थे, जो यहाँ पे ट्राइबल कंट्रोल को कमजोर कर रहे थे, जो लैंड लॉज यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने लगाए थे, जिसके माध्यम से क्या हुआ था कि जो कम्युनिटी लैंड थी उसको प्राइवेट लैंड यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश थी, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं या आउटसाइडर्स हैं वो इनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर पाए। तो मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, इन सबको यहाँ पर इन्होंने अपोज किया। इन्होंने इनफैक्ट जो मूवमेंट है वो है उलगुलान मूवमेंट। इसके ऊपर, उलगुलान मूवमेंट के ऊपर 2020 और 1997 में क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी के अंदर, द ग्रेट टुमल्ट या फिर उलगुलान मूवमेंट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो मूवमेंट थी यहाँ पे बिरसा मुंडा जी के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट करी गई, ताकि इस चीज को हम यहाँ पे खत्म कर पाए, जो ब्रिटिशर्स का या आउटसाइडर्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। मेजर कॉज इस रिवॉल्ट का पता क्या था, वो था खुंदकटी सिस्टम ऑफ मुंडा ट्राइब। अब पॉइंट पता क्या था कि खुंदकटी सिस्टम में क्या होता था कि जो पूरा का पूरा गांव है वो यहाँ पर जमीन को ओन करता था, पर ब्रिटिशर्स ने आकर इस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने ट्राइबल लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करी, जिससे बाहरी लोग इस जमीन को एक्वायर कर पाए। अब इससे जो वहां के ट्राइबल लोग थे वो अपनी जमीन से अलग होने लग गए, प्लस एट द सेम टाइम उनको यहाँ पे लोन दिए गए, उनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, सरकार रेवेन्यू की डिमांड करने लगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने रिवोल्ट यहाँ पे स्टार्ट किया, जिसको नाम था उलगुलन रिवोल्ट। दुम्बारी बुरु हिल जो कि एक जगह है वहां पे, यहाँ पर मूवमेंट पीक पे पहुंच गई 1899-1900 के अंदर। तो भगवान बिरसा जी ने बहुत ही बहादुरी से यहाँ पे लड़े। बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया, एंड इनकी यहाँ पे डेथ होगी 1900 में अंदर रांची जेल के अंदर, राइट। तो आज भी इनकी जो लेगेसी हम यहाँ पे इनको यहाँ पे मानते हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो था 1908 के अंदर लाया गया, जिसके माध्यम से जो ट्राइबल लैंड थी वो नॉन ट्राइबल को आप नहीं ट्रांसफर कर सकते, जिसके माध्यम से जो आम लोग हैं उनका जमीन के ऊपर कंट्रोल मेंटेन रहेगा। तो डेफिनेटली एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा जो लोकल लोगों का खुंदकड़ी सिस्टम था उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और सरकार लेकर आई एक मुंदरी खुंदकड़ीदार कैटेगरी, जो कि ओरिजिनल मुंडा लैंड होल्डर्स के लिए यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करती थी। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि इन्होंने और भी लोगों के अंदर बातें बताई, जैसे कि आप लोगों को अल्कोहल नहीं पीनी, आप लोगों को एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना, जो आपके सुपरस्टिशंस होते हैं, ठीक है, इनको आपने पीछे छोड़ना है, बहुत ही समझदारी से हर एक के जो काम है वो यहाँ पर करना है। इनका बहुत ही फेमस स्लोगन था, दैट इज लेट अवर रूल बी एस्टेब्लिश्ड एंड क्वीन रूल एंड, यानी कि ब्रिटिशर्स का जो राज है वो खत्म होना चाहिए और आम जनता का, लोगों का जो राज है वो यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। तो ये कुछ बातें आपको भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में क्लियरली पता होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने तेजपुर लीची एक्सपोर्ट। देखो कुछ दिन पहले ना मैंने आपको एपिडा के बारे में समझाया था, राइट। एपिडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी मतलब एक एक्ट से बनाई गई है। यहाँ पर एपिडा एक्ट 1985 पास किया गया था, उसके माध्यम से इस बॉडी को बनाया गया था। और ये जो आपकी एपिडा है ना,
ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। और इसका काम क्या है, देखो नाम में ही है इसके एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो अलग अलग प्रोसेस फूड को, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करवाने के अंदर काम करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए कहाँ पर उसकी इंटरनेशनल मार्केट हो सकती है, उसको डेवलप करवाना, ठीक है, मदद करना पैकेजिंग के अंदर, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हर एक जो सपोर्ट होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली हमारे लोगों को इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बायर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करवाने का काम आपका एपिडा का ही रहता है। अभी पता पॉइंट क्या है, अभी लीची की बात हो रखी है। अब लीची भी देखो, पहले लीची के बारे में समझाता हूँ। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो ना, ये होती है लीची, आप सबने खाई भी होंगी। अब लीची के अंदर आपका टेस्ट काफी अच्छा होता है, न्यूट्रिशन कंटेंट भी अच्छा है और जूसी होता है ये इसका जो पल्प होता है। अब जो लीची है ना, वो बहुत ज्यादा हाइट नहीं चाहिए इसको ग्रो होने के लिए। 800 मीटर से नीचे नीचे की हाइट होनी चाहिए, इसको वहां ग्रो किया जाता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर। कुछ और बातें, इसका जो मिट्टी चाहिए ना, वो थोड़ी एसिडिक होनी चाहिए, यानी कि उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। और लोमी सॉइल सबसे बढ़िया मानी जाती है, जो कि अच्छे से पानी को यहाँ पे ड्रेन कर पाए। टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है, बट ध्यान ये रखना है कि टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए और आपका फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी ना जाए ठंड के समय। होता पता क्या है कि जब आपका लीची को लगाया जाता है, उस टाइम के ऊपर आपके टेम्परेचर कंडीशन थोड़ी अलग है और बाद में आपके विंटर के समय थोड़ी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो जब फूल देने का समय है, तो उस टाइम अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है ना, तो वहां से दिक्कत पैदा होने लग जाती है। फिर सर्दियों के समय के ऊपर बर्फ नहीं जम जानी चाहिए, गर्मियों के समय के ऊपर ड्राई हीट नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, तो काफी सेंसिटिव है अपने आप में लीची, तो बहुत ध्यान से इसको यहाँ पे ग्रो करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर लीची का है चाइना, दूसरे नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो बिहार सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लीची का, पर उसके अलावा वेस्ट बंगाल, यूपी, झारखंड, असम, यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएंगे। देखो वैसे तो बिहार है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, पर असम की एक बहुत फेमस लीची है जिसको नाम जानते हैं तेजपुर लीची के नाम से। हुआ पता क्या था, 1923 में जो वहां के तेजपुर के म्यूनिसपैलिटी चेयरमैन थे पद्मनाथ गोहाइन बोरा, उन्होंने यहाँ पर लीची ऑर्चर्ड वहां से स्टार्ट करे। और जब यहाँ पे उन्होंने लीची लगाई, तो बाद में देखा गया कि यार ये तो शानदार लीची बनती है यहाँ पे, तो इसकी तो अलग ही मिठास है, अलग ही जूस है इसका, प्लस एट द सेम टाइम देखने में काफी लाल रंग की है और इसका टेस्ट, इसकी स्मेल बहुत ही शानदार है। और इसीलिए इसको दुनिया भर के अंदर बहुत ज्यादा आपकी डिमांड रहती है। इसीलिए इसको यहाँ पे 2015 के अंदर जीआई टैग भी दिया गया। इसके अलग अलग वैरायटीज हैं, बम्बाया, बिलाती, इलायची, प्याजी, शाही, ये सारे आपके लीची, तेजपुर लीची के ही अलग अलग वैरायटीज हैं। ठीक है, तो इस वजह से एपिडा आज के समय कोशिश कर रहा है कि जो तेजपुर लीची है ना, इसको दुबई अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे और भी चीजों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है ना, हम उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला हुआ है, उसी तरह से बिहार की जो शाही लीची है उसको भी यहाँ पे जीआई टैग यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये कुछ बातें थी तेजपुर लीची के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने ब्लू वैली क्लस्टर के बारे में। देखो ब्लू वैली क्लस्टर, ये दरअसल में भारत और यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन यहाँ पे शोकेस करता है। एक्चुअली आप सब लोग ना बायो इकोनॉमी के बारे में जानते होंगे, आप लोगों ने साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। बायो इकोनॉमी बात करता है कि जब हम अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ प्रोडक्शन करते हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो या और आपके इनोवेशन हो, आपके प्लांट्स का इस्तेमाल करके एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हो। जैसे आपने खेती में नोटिस किया होगा, बायो एग्रीकल्चर आप करते हो, आप बायो पेस्टिसाइड्स हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स हो गया, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हो गया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे बायो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे बायोटेक्नोलॉजी उसका फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को देखते हुए भारत और ईयू साथ में आए हैं ताकि बायो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर हम अच्छा काम कर पाए, और इसी का नाम क्या है, ब्लू वैली क्लस्टर। भारत और ईयू ने, और खासकर अगर मैं बात करूं यहाँ पे असम गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो इंडिया ईयू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा जो हमारा है ना, उसके अंदर ये बात हुई थी कि भारत और ईयू मिलकर हम बायो इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे, और यहाँ पर असम के अंदर ये काम चल भी रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को आयुष के बारे में पता होगा, आयुर्वेदा, यूनानी, योग, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सारी चीजें जो हैं, इनके रिगार्डिंग हम चाहते हैं प्रॉपर वैल्यू चेन डेवलप हो।
प्रॉपर एक इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो। आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है, तो बहुत सारे फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, उनको यहाँ पे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, उनको यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसान हैं, एमएसएमईज हैं, उनको यूरोप की मार्केट के साथ यहाँ पे कनेक्ट करवाया जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बनेंगी। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा है। क्लस्टर बनाया जाएगा, एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पर आसपास की रिलेटेड इंडस्ट्रीज, रिसर्च, वर्कशॉप सब एक ही जगह के ऊपर होगा ताकि इसका फायदा हो। तो ये है इंडिया और ईयू के बीच में ब्लू वैली क्लस्टर। इसमें गवर्नमेंट ऑफ असम है, ईयू है, इसके अलावा आपका फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया और असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं इस ब्लू वैली क्लस्टर को यहाँ पे इन्विसाज करने के लिए, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में, तो बिल्कुल ये तो बात अपने आप में करेक्ट है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल के रिगार्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन इनिशिएटिव, देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपकी जो डेल टेक्नोलॉजीज है ना, उसका रोल है, और भारत की तरफ से आपका जो एनएसडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है और इसको लर्निंग लिंक फाउंडेशन द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट रहेगा। H1B वीजा की बात करें तो मैंने बताया था ये एक टेम्परेरी वर्क परमिट है जो कि यूएस कंपनी को अलाउ करती है कि वो हायर कर पाए स्किल्ड प्रोफेशनल दूसरे कंट्रीज से, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फीफा की बात करें, इसको 1904 में फाउंड किया गया था, यस दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उस तरह से अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो 2018 में ही लॉन्च हुआ था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर, ये भी अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।